Hello everyone. So today we'll be discussing antepartum hemorrhage. Okay. Well, the definition is that the bleeding should must occur after 20 weeks. So what happens if it is before 20 weeks? तो या तो अबॉर्शन हो जाएगा या फिर अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो फिर ये सब कॉरोनिक हेमरेज है. ठीक है. सो अदर अबॉर्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड सब कॉरोनिक हेमरेज हो सकता है. अबॉर्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं आपको पता होगा ऑलरेडी. थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन एंड मिस्ड अबॉर्शन. थ्रेटेंड, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड एंड सब कॉरोनिक हेमरेज. तो ये तो तब हुआ जब मान लो कि प्रेगनेंसी है. अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर एच मोल उसका ब्लीडिंग हो सकता है या फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का ब्लीडिंग हो सकता है. तो ये 8 कॉजेज़ हैं. दी 5 टाइप्स ऑफ अबॉर्शन: subchorionic hemorrhage, H mole, ectopic pregnancy, and local cause, like it's not related to anything like pregnancy or anything. It is a local cause, like bleeding is happening from cervical cause, like there is a polyp or there is an erosion in the cervix, that is why there is a bleeding. So these are the causes of bleeding before 20 weeks. After 20 weeks, up till the time of delivery, the bleeding that occurs is called antepartum hemorrhage. This is clear, right? Now the 3 major causes of antepartum hemorrhage, right? We know placenta previa, abruptio placenta, so placenta previa, abruptio placenta and vasa previa. पहले placenta previa पढ़ते हैं. ओके. सो placenta previa को पहले हम लोग बोलते थे ना लो लाइंग, मार्जिनल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट. तो आपको पता होगा कि 2 सेंटीमीटर के अंदर अगर आ गया, सपोज दिस इज दी सर्विक्स, ठीक है, और ये इंटरनल ऑस है और ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो इसके अगर 2 सेंटीमीटर के मार्जिन तक, यहाँ से लेके यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर के मार्जिन के अंदर तक अगर प्लासेंटा का लोअर मार्जिन आ गया, दैट देन इट इज़ लो लाइन. अगर मार्जिन तक आ गया तो फिर मार्जिनल. अगर आधा ढक दिया तो इनकम्प्लीट, पूरा ढक दिया तो कंप्लीट. ठीक है, ये पता था, ये सबको पता है. लो लाइन, मार्जिनल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट. लो लाइन, मार्जिनल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, दिस आर द 4 टाइप्स. बट दिस इज़ आउटडेटेड. ओके, ये सब अभी नहीं पढ़ाया जाता है. फिगो 2018, फिगो का फुल फॉर्म पता है? जो फुल फॉर्म है थोड़ा सा उल्टा है. ठीक है, गायनी ऑप्स तो पता होगा. ठीक है, जीओ स्टैंड्स फॉर गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, बट एफ आई एक्चुअली है IFGO, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. इसको FIGO बोल देते हैं, मतलब ताकि थोड़ा सा वर्ड, एक वर्ड बन सके. IFGO वर्ड नहीं बन रहा था. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. एक्चुअली ये फिगो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन इट इज़ कॉल्ड फेडरेशन इंटरनेशनले दे गायनिकोलॉजी एट दे ऑब्स्टेट्रिके. दैट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ फिगो. सो बट हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनी एंड ऑब्स को FIGO बोल देते हैं. यहाँ पे थोड़ा भावना में बह गया मैं. बट एनीवे, फिगो 2018 ने ही बनाया है हमारा प्लासेंटा प्रीविया का गाइडलाइन कि उसको कैसे डिफाइन करना है. सो जो लो लाइन था उसको रखा, उसको बोल दिया माइनर, और बाकी के जो तीनों हैं मार्जिनल, पार्शियली कवरिंग एंड कम्प्लीटली कवरिंग, वो तीनों को बोल दिया ट्रू प्लासेंटा प्रीविया. सो अभी बस 2 ही हैं, माइनर एंड ट्रू. माइनर और ट्रू प्लासेंटा प्रीविया. सो देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया. माइनर इज़ योर लो लाइन एंड ट्रू इज़ योर मार्जिनल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट. ये तीनों ट्रू प्लासेंटा प्रीविया में आ जाएंगे. सो प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, आपको पेनलेस ब्लीडिंग होगा. जैसे आपको बस एक पेशेंट आ रहा है पेनलेस ब्लीडिंग लेके, सो यू हैव टू सस्पेक्ट PP, क्योंकि पेनफुल होता है एब्रप्शन प्लासेंटा में. वासा प्रीविया में भी पेनलेस ब्लीडिंग होता है. सो इमीडिएटली आपको एडवाइस करना है TVS. What you will not do, you will not do digital per vaginal examination. उंगली घुसा के PV नहीं करना है. सिर्फ आप ये तब करेंगे जब OT में है. सो सपोज एक केस आता है, देयर इज a 32 week pregnant woman. She is having recurrent painless bleeding. Okay, and TVS में it is confirmed that she has a placenta previa. Now what will you do?
So she's a 32 week lady. Will you do induction of labor or will you do emergency C-section? क्या आप इमीडिएट लेबर कराओगे या इमरजेंसी C-section करवाओगे? आंसर इस कुछ नहीं कराओगे. आपको पता है पेशेंट स्टेबल है, बच्चा ज़िंदा है, ठीक है, उसका कुछ नहीं हुआ है उसको, सो आपको कुछ नहीं करना है. ऑब्वियसली आप लेबर तो कराओगे नहीं, आपको C-section ही करना है, बट 36 वीक्स के बाद. तो आपको अभी क्या करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देकर चला देना है पेशेंट्स को. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब तक देते हैं? बिलो 34 वीक्स. 34 वीक्स अगर नीचे हैं आप पेशेंट्स को स्टेरॉइड चला दो, क्योंकि हो सकता है डिलीवरी करानी पड़ जाए. अगर बच्चा 34 वीक्स का हो चुका है तब स्टेरॉइड देने का कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर बच्चा 34 वीक्स के नीचे है, जैसे ये औरत आई है 32 वीक्स में, आप उसको स्टेरॉइड चला कर रखो एंड आप वेट करो 36 वीक्स हो जाने का. सो एक 32 वीक की औरत आई है, आपने उसको क्या देना है? स्टेरॉइड देना है और आपको वेट करना है 36 वीक्स तक का. उस वक्त आप क्या करोगे? C-section करोगे. लेकिन पेशेंट आया था 35 वीक्स का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 36 वीक्स तक वेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी 34 वीक्स हो चुका है, तो स्टेरॉइड नहीं देना है. कौन सा स्टेरॉइड देते हैं? बीटामेथासोन देते हैं. ये बीटामेथासोन क्या करता है? 3 सिस्टम को बचाता है: लंग, ब्रेन एंड GI ट्रैक्ट. लंग में क्या करता है? सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ाता है, ताकि जन्म होने के बाद न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, कौन प्रोडक्शन करता है सर्फेक्टेंट? टाइप 2 pneumocytes. Type 2 pneumocytes cover only 5% of the surface area of the alveoli, but they produce surfactant. But whereas the type 1 95% कवर करता है, टाइप 2 से 5%. तो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ाएगा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टाइप 2 सेल्स. एक्चुअली शायद नहीं, कुछ तो करता है जिस तरह से वो सर्फेक्टेंट को प्रोडक्शन बढ़ा देता है. तब टाइप 2 pneumocytes को बोलता होगा कि भाई तू जल्दी से सर्फेक्टेंट बना. सो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसको प्रिवेंट किया. ब्रेन में इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज को रोकता है और GI में नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस को रोकता है. सो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन करके NRDS को रोकना, IVH को प्रिवेंट करना, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज को प्रिवेंट करना, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस को प्रिवेंट करना. बीटामेथासोन इज द प्रेफर्ड स्टेरॉइड गिवन IM टू द मदर. बच्चे को तो कैसे दे सकते हो, बच्चा तो अभी पेट में. सो 12 milligram IM and give another 12 milligram IM 24 hours apart. 12 milligram 24 hours gap, another 12 milligram, total 24 milligram. Or you can give Dexa. So total dose 24 mg होगा बीटा का एंड डेक्सा का, दोनों का कंप्लीट डोज है 24 mg. बीटा में तो आप 12 mg करके दे रहे हो, 12 देन अगेन 12, गैप ऑफ 24 आवर्स. और आप डेक्सा दोगे 6 6 6 6, ठीक है, 6 6 6 6 12 12 12 आवर्स के गैप में. सो यहाँ पे आप 12 आवर्स के गैप में 6 mg करके दोगे, वेराज आप बीटामेथासोन में 12 mg दोगे 24 आवर्स के गैप में. सो 12 mg 24 आवर्स का गैप, 6 mg करके 4 बार 12 आवर्स के गैप में. अब एब्रप्शो प्लासेंटा आपने पढ़ा होगा. एब्रप्शो प्लासेंटा में एक पॉइंट है आपको जानना है कि हाइपरटेंशन इज़ दी मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर. मैटरनल हाइपरटेंशन, जो ब्लीडिंग होता है वो ऑब्वियसली पेनफुल ब्लीडिंग होगा. वो हो सकता है कि आपको दिखे, आपको ऐसा हो सकता है नहीं भी दिख सकता है. सो रिवील्ड, एक होता है कंसील्ड और एक होता है मिक्स्ड. थोड़ा सा दिखा बाकी नहीं दिखा. सो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग दैट कैन हैपन, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड. बट ठीक है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हाइपरटेंशन इज द मोस्ट common risk factor, okay, and presentation will be painful vaginal bleeding, and uterus will be hard, which is a different point from placenta previa. The uterus will be soft in placenta previa, but here the uterus will be
hard because there will be a lot of uterus contractions. Fetus may be almost dead, or there will be fetal distress. So DIC is a very common complication of abruption placenta. DIC क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। क्या होगा, मान लो ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, तो सारे ब्लड वेसल्स में आपको थ्रोम्बस बन जाएंगे। These thrombuses are consuming both your platelet and your clotting factors. दोनों गए, क्या होगा, कोई प्लेटलेट नहीं बचा, मतलब कम हो गए। अब दे विल बी वाइड स्प्रेड ब्लीडिंग। लैब फाइंडिंग्स यू सी इन DIC, प्लेटलेट PT लिख दिया लो, ठीक है, बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर सारे खत्म हो गए हैं, सो बोथ PT एंड APTT विल बी इंक्रीज, क्योंकि आपका इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे के फैक्टर्स गए, सो PT एंड APTT दोनों बढ़ गया। फिब्रिनोजन, ये क्या होगा, क्योंकि फिब्रिनोजन सारे कंज्यूम हो गए, फिब्रिनोजन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो ये घट जाएगा। लेकिन जो फाइब्रिन का जो फिब्रिनोजन, लेकिन अब फिब्रिनोजन क्या बने, फाइब्रिन, फिब्रिनोजन सारे फाइब्रिन बन चुके हैं, इसलिए फिब्रिनोजन घट गया। अब ये फिब्रिन क्या होगा, फिब्रिन का ब्रेकडाउन भी होता रहेगा, सो क्या बनेगा, फिब्रिन का ब्रेकडाउन से डी डाइमर, दैट इज फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, FDP। सो योर डी डाइमर और द फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट विल बी एलिवेटेड, ठीक है। एंड इन द पेरिफेरल स्मीयर्स यू विल फाइंड फ्रैगमेंटेड RBCs कॉल्ड सिस्टोसाइट्स, ओके। सो ये 5 चीज़ आपको याद रखनी। प्लेटलेट काउंट का क्या होगा, APTT एंड PT का क्या होगा, फिब्रिनोजेन, डी डाइमर और दी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, एंड इन योर पेरिफेरल स्मीयर PT platelet count low, PT APTT high because of the consumption of the clotting factors. Fibrinogen is a clotting factor, it is consumed. D dimers will be produced more because of the breakdown of the fibrin, and peripheral smears will show cystocytes will be there, that is fragmented RBCs. In these patients, give platelet because platelet is low, but से platelet देने से कुछ नहीं होने वाला। Give the clotting factors by fresh frozen plasma, or you can give cryoprecipitate, that will also give the clotting factors. तो हम लोग जो पेशेंट है जिसका बच्चा अभी ऑलमोस्ट शायद मरने वाला है, चाहे प्लासेंटा प्रीविया हो चाहे एब्रप्शन प्लासेंटा हो, उसका हमें BPP करके देखना पड़ेगा बच्चे का बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या क्या, बहुत ही फेमस निमोनिक है ना, बैटमैन। देयर इज ब्रीदिंग, एमनियोटिक फ्लूइड, टोन, मूवमेंट एंड NST। ब्रीदिंग, एमनियोटिक फ्लूइड, टोन, मूवमेंट, NST। एक को 2 पॉइंट मिलता है, टोटल स्कोर 10 होता है। जो हम लोग USG में BPP करते हैं रेडियोलॉजिस्ट, तो हमारा स्कोर 8 होता है, क्योंकि हम लोग NST नहीं कर सकते हैं। तो 8 to 10 is normal. BPP score 8 to 10 is normal. If it is less than 8, that is 6, then it is equivocal. And if it is 4 or less, then it is abnormal. So 3 category: good, पता नहीं क्या हुआ है, equivocal, and bad, abnormal. Good is 8 or 10, equivocal is 6, bad is 4 to 0. BPP स्कोर बैड आया 4 to 0, तो मतलब मर ही चुका है। 4 to आया मतलब डिलीवर इमीडिएटली, बच्चा जाने वाला है। ओके, मॉडिफाइड BPP क्या है? It includes amniotic fluid index, that is a USG का AFI जिसमें हम निकालते हैं, and NST. So AFI
एंड एन एस टी। दिस इज़ अ मॉडिफाइड बी पी पी। एन एस टी कैसे होता है? एन एस टी करने के लिए मदर को लेफ्ट लैटरल बाएं तरफ घूम के लिटाना होता है, एंड हमें इसके बाद जो है बच्चे का फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। फीटल हार्ट रेट यूजिंग CTG मशीन, कार्डियोट्रोपोग्राफी मशीन। आपको जो है मदर को लेफ़्ट लैटरल करके आपको CTG का जो टोको है उसको प्लेस करना है, एंड उसके बाद आपको बच्चे का हार्ट रेट का एक चार्टिंग होता है, और आपको 20 मिनट्स तक ये चार्टिंग लेना होता है। ठीक है, अगर 20 मिनट्स में रिएक्टिव हो गया तो बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ इट इज़ नॉन रिएक्टिव तो फिर आपको 40 मिनट्स तक करना पड़ेगा। सो इफ़ इट इज़ रिएक्टिव 20 मिनट्स में डन, इफ़ इट इज़ नॉन रिएक्टिव देन गो फॉर 40 मिनट्स मैक्सिमम। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? रिएक्टिव का मतलब होता है एक्सेलरेशन इन दी हार्ट रेट। एक्सेलरेशन इन दी हार्ट रेट कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए? मान लो बेस लाइन है 140, सो अभी उसका होना चाहिए 155 BPM। सो मोर देन 15 BPM इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, बेस लाइन से 15 BPM ज़्यादा होना चाहिए, एंड दिस मच 140 से 155 हुआ, ये जो BPM बढ़ गया, बीट्स पर मिनट, इसको एटलीस्ट 15 सेकेंड्स तक रहना है। सो मोर देन 15 इंक्रीज इन द बीट्स पर मिनट, दैट शुड लास्ट फॉर मोर देन 15 सेकेंड। सो 15 सेकेंड तक जो है उसका अभी हार्ट रेट बच्चे का 155 रहना चाहिए, एंड ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो आप एक बच्चे का मॉनिटर कर रहे हो जिसका हार्ट रेट 140 है, अब उसका हार्ट रेट 160 चला गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट हमें देखना है कि 160 कब तक रहता है। सो 15 सेकेंड तक जो उसका जो हार्ट रेट है ऐसा रहना चाहिए, यानी कि अगर 140 रहा तो एटलीस्ट 155 होना चाहिए, हमें 15 मतलब एटलीस्ट 15 BPM बढ़ना चाहिए, 15 सेकेंड्स तक ये परसिस्ट रहना चाहिए, एंड 2 टाइम्स ये होना चाहिए विद इन 20 मिनट्स, तो देन वी से इट इज़ रिएक्टिव। सो एटलीस्ट 2 एक्सेलेरेशंस आर एटलीस्ट 15 BPM पर मिनट बढ़ गया फॉर 15 सेकेंड्स, एंड ऐसा 2 बार होना चाहिए विद इन 20 मिनट्स, देन वी से दैट द टेस्ट इज़ रिएक्टिव। तो हम NST बंद कर देंगे। लेफ़्ट लैटरल कर रहा है पेशेंट को, क्योंकि अगर आप पेशेंट को सुपाइन रखोगे तो IVC कंप्रेस हो जाता है, हाइपोटेंशन होता है, इसलिए लेफ़्ट लैटरल करने से हाइपोटेंशन नहीं होता है, तो बच्चे का हार्ट रेट ड्रॉप नहीं करेगा। सो लेफ़्ट लैटरल करके रखना है, एंड ब्लाडर को एम्प्टी करके करना होता है ये टेस्ट, CTG लगा के। लास्टली वासा प्रीविया, ये तो काफ़ी रिस्की है। सो वन इज़ ड्यू टू वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। तो सपोज वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन क्या होता है? मान लीजिए आपका प्लासेंटा है और ये उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, कॉर्ड जो है जाके मेम्ब्रेन में इंसर्ट करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये मेम्ब्रेन में इंसर्ट करती है, ना कि प्लासेंटा में। दिस इज़ वेलामेंटस इंसर्शन। वेलामेंटम यानी कि ये मेम्ब्रेन, वेलामेंटम में जाके कॉर्ड इंसर्ट करेगा। क्या होगा? मान लो ये यूट्रस को मैं साइड व्यू से देख रहा हूँ, ठीक है, साइड से लैटरल व्यू से देख रहा हूँ, ये सर्विक्स है, ठीक है, बच्चा यहाँ पे अंदर है, और यहाँ पे प्लासेंटा है, लो लाइन, ठीक है, और इसके ऊपर से ऐसे मेम्ब्रेन जा रही है, ठीक है, ये सर्विक्स का ये ऐसा है क्या, ठीक है, ओके। तो ये मेम्ब्रेन यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, और जो प्लासेंटा है यहाँ से लग के यहाँ पे इंसर्ट होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन पे। अब प्लासेंटा धीरे धीरे ऊपर खिसक गया बिकॉज ऑफ प्लासेंटल ट्रोफोट्रोपिज्म। अब क्या होगा? प्लासेंटा ऊपर चला गया, बट ये मेम्ब्रेन का ये जो हिस्सा है ये यहीं पे रह गया, तो जो कॉर्ड है अभी भी यहाँ पे इंसर्ट कर रही है। सो वासा प्रीविया ये तब टाइप 1 हो जाएगा। सो टाइप 1 वासा प्रीविया is due to velamentous cord insertion. Type 1 vasa previa is due to velamentous cord insertion. Type 2 vasa previa is due to
बाइलोब्ड और सक्सेंचुरेट लोब प्लासेंटा, मतलब कि दो दो अलग अलग प्लासेंटा है, ठीक है, दो अलग अलग प्लासेंटा है, और क्योंकि दो अलग अलग प्लासेंटा है दे आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, दोनों के ऊपर से जा रहा है, और आपका जो कॉर्ड है बच्चे के बॉडी से लगा हुआ, वो कॉर्ड जाके यहाँ पे इंसर्ट कर गया। मैं गलत बता रहा हूँ, ये नहीं है एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेनेशन है, सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये सर्विक्स है, ये एक प्लासेंटा है, ये एक प्लासेंटा है, और इसके ऊपर से मेम्ब्रेन जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर से भी मेम्ब्रेन जा रही है। अब इन दोनों प्लासेंटा के बीच में कनेक्शन होगा, ठीक है, बोथ द प्लासेंटास आर कनेक्टेड बाय वेसल्स, सो दिस इज द वेसल, दिस ब्लैक थिंग इज द वेसल which is connecting both the placentas, क्योंकि वेसल्स आर कनेक्टिंग द प्लासेंटा। नॉर्मली एक प्लासेंटा से दूसरे प्लासेंटा में कैसे कनेक्शन होगा, मान लो कि एक प्लासेंटा में जाकर अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ट हुआ, तो दूसरा प्लासेंटा को क्या रोल है फिर, तो इस प्लासेंटा से ब्लड सप्लाई जो है इस प्लासेंटा में जाएगा, ठीक है, नॉर्मली एक प्लासेंटा से दूसरे प्लासेंटा में जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, वो जाएगा थ्रू वेसल्स। अब ये वेसल्स यहाँ पे भी हो सकते हैं अगर किस्मत ख़राब हुई तो, लेकिन अच्छा किस्मत रहा तो ऐसे भी जा सकते हैं, या मान लो ऐसे चला गया लैटरल वॉल से, लेकिन अगर ऑस के ऊपर से क्रॉस किया, ये जो कनेक्टिंग वेसल्स हैं बिटवीन द टू प्लासेंटा, अगर ये ऑस के ऊपर से कनेक्ट करते हैं देन ये हो जाएगा टाइप 2 वासा प्रेविया। वासा प्रेविया तो पता ही है क्या होता है, दिस इज अ कंडीशन where the fetal blood vessels are crossing the internal os। वन मैंने आपको दिखाया है ड्यू टू वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, जो अभी कॉर्ड है उसका जो वेसल्स है वो नीचे ही रह गया, प्लासेंटा ऊपर चला गया, एंड टाइप 2 इज ड्यू टू सक्सेंचुरेट और फिर बाइलोब प्लासेंटा। मोर्टेलिटी बहुत हाई चांस है। फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट आई शुड मेंशन यू। पहले पूछा जाता था कि व्हाट इज़ पेज क्लासिफिकेशन, तो जो अभी ऑब्सोलीट हो चुका है, राइट, दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया बेस्ड ऑन पर वेजिनल एग्जामिनेशन, दैट वेयर देयर इज लैटरल, मार्जिनल, पार्शियल सेंट्रल और कंप्लीट सेंट्रल, ठीक है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, लैटरल, मार्जिनल, partial central and complete central. This was classification based on per vaginal examination called Page classification, named after a doctor called Ernst W. Page. So अभी तो ये नहीं करते हम लोग, historically used. It was used before the era of ultrasound. Even before the era of ultrasound, this was the classification that was used, Page classification. It's a historical question, it is of no use, लेकिन पूछा गया है examinations में. Then McAfee Johnson criteria, McAfee Johnson protocol, कुछ नहीं है, just the expectant management that you have to do in a patient with placenta previa, कि अगर पेशेंट स्टेबल है तो आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट को भर्ती रखना है हॉस्पिटल में, मॉनिटर करना है, एंड डिलीवरी जो है आपको एकदम 37 वीक्स में ही करना है। So McAfee Johnson is the expectant management of placenta previa, and Page classification is the classification of placenta previa based on per vaginal examination. So this was before USG advent.